हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और आज हमारा जेई का पेपर कंप्लीट हुआ। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर शीट। इससे पहले नॉन टेक्निकल का पेपर आंसर की हमारे अकॉर्डिंग जारी कर दिया गया है और टेक्निकल का है। इसको आप अप्रोक्सीमेट 90% सही समझिए, 10% कुछ व्यापम के हिसाब से आंसर ले लिए जाते हैं जिसके और कुछ मेन सोर्स नहीं है, तो 100% नहीं बोलेंगे, 90% कह सकते हैं कि 90% इसके आंसर को आप लोग मान सकते हैं कि सही है। पहला क्वेश्चन ये 50 हमारा सेट ए है, ए सेट के अकॉर्डिंग है 51 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अपने अपने सेट के हिसाब से इसको जमा लीजिएगा। इस सेट के हिसाब से पहला क्वेश्चन टेक्निकल का और पूरे पेपर का 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो है बी। इसके बाद फिर 52 नंबर है हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल क्रॉस सेक्शन इज़ 1। तो हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल पूछा है, तो उसके लिए होता है जिसके पास मिनिमम हाइड्रोलिक रेडियस होता है वो। फिर अगला क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। बेंडिंग मोमेंट इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे मैक्सिमम बी पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट कम होता जाएगा, इसलिए इसका जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वो होगा बी पे। अगला क्वेश्चन है द डिपार्चर ऑफ अ लाइन ऑफ ट्रेवर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइड इट्स लेंथ विथ साइन ऑफ रिड्यूस बियरिंग। 55 ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर इन द सेडिमेंटेशन टैंक पार्टिकल सेटल इंडिविजुअली विदाउट इंटरसेक्शन। बिना इंटरसेक्शन के पार्टिकल जब सेटल होते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट सेटलिंग। उसके बाद फिर अगला है एक बीम दिया हुआ है लोडेड बीम, उसके लिए हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। उसके बाद फिर जस्ट इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने के बाद रिएक्शन आएगा, रिएक्शन आने के बाद फिर वो डिक्रीज़ होगा। तो उसके हिसाब से जो मैच करता हुआ है वो ऑप्शन डी है। इसके बाद फिर 57 नंबर है व्हाट इज़ द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल एम टू द डेट इन द फील्ड। तो मेन कैनाल में डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, क्यू जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ड्यूटी कम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा है। तो वो जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा है तो वो उस डिस्चार्ज के हिसाब से ज़्यादा एरिया को कम समय में ज़्यादा एरिया को इरिगेट कर देगा। और जहाँ पे डिस्चार्ज कम है वहाँ पे बट सेम जगह के एरिया को इरिगेट करने के लिए ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए ड्यूटी एम का जो होगा, जहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा होगा उसका ड्यूटी जहाँ डिस्चार्ज कम होगा उससे हमेशा कम होगा। उसके बाद 58 है व्हाट इज़ द टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है M30 ग्रेड। इसके लिए M30 के लिए 30, ये 30 हमारा हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65। और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ था, तो इसका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ सॉल्व करने के बाद 36। उसके बाद फिर हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट कैन बी मेजर्ड बाय द स्लम्प कॉम्पेक्शन फैक्टर एंड वीबी टाइम। तो इन सारे में हमको रिलेशन बताना था और स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट के तौर पे एक स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। एज द स्लम्प इंक्रीज विद द वीबी टाइम। तो स्लम्प बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा, तो वीबी टाइम कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। एज द स्लम्प इंक्रीज द कॉम्पेक्शन फैक्टर इंक्रीज, सही बात है, दूसरा का सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत। उसके बाद सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के लिए है, तो इसको देखिएगा कहीं पे 8% लिया हुआ है, दोनों वर्ग के लिए 8% लिया हुआ है। अब व्यापक के द्वारा पता नहीं कितना जारी किया जाता है। फिर है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, कांस्टेंट हेड C4, कांस्टेंट C4 कोर्स ग्रेन सॉइल। फिर अगला है हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल। इसके दो सवाल देखने को मिल गए। तो हाइड्रोलिक रेडियस एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, तो डी ऑप्शन क्रॉस सेक्शनल फ्लो वेटेड पेरीमीटर चैनल। उसके बाद फिर अगला है टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है डायामीटर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है 0.6। बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ है, तो सबको पता है 5 Fs × 4 × टाउ बी डी। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो
59D आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरीगेशन फॉर एरिया हैविंग लो रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग विंड। तो जहाँ पे ज़्यादा विंड होगा वहाँ पे स्प्रिंकलर यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन ड्रिप और इरिगेशन में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। तो जहाँ पे विंड रहता है तो स्प्रिंकलर की वजह से जहाँ पे हमको इरिगेट करना है उस पर्टिकुलर जगह पे इरिगेट नहीं कर सकते हैं, और ड्रिप सिस्टम होता है डायरेक्टली उसको इरिगेट करते हैं। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर में हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। उसके बाद फिर अगला है प्रेसिपिटेशन P दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और n नंबर ऑफ रेन गेज दिया है। तो मास का परसेंटेज निकालना है, टोटल क्यूमुलेटिव। तो टोटल क्यूमुलेटिव मास का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे टोटल मास का परसेंटेज हो जाएगा AP समेशन ऑफ A इंटू समेशन ऑफ P अपॉन समेशन ऑफ एरिया। ये इसी प्रकार से होता है AX बार अपॉन A। तो किसी भी चीज़ का टोटल है, तो किसी भी चीज़ का हमको समेशन निकालना होता है, एवरेज निकालना होता है, तो वो करते हैं। वहाँ पे n का कोई भी काम नहीं है। उसके बाद है द कैचमेंट कंसिस्ट ऑफ 30% एरिया विद द रन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है, 2 रन ऑफ कोफिशिएंट और 2% ऑफ एरिया दिया हुआ है। तो वही चीज़ है, इसके जस्ट ऊपर वाला काम ही करना है, एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ समेशन करना है अलग अलग का, फिर समेशन ऑफ एरिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो 0.54 हमारा आंसर आ रहा था। फिर अगला है परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन NTU में पूछा गया है इसीलिए 5, और वहाँ पे ppm में अगर पूछा जाता है सिलिका के टर्म्स में तो वहाँ पे 10 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है। उसके बाद फिर ट्रेपोजोडल सेक्शन है। हमने हमेशा से कहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमको वॉल्यूम निकालने के लिए ही क्वेश्चन में आएगा। इसको कम से कम अच्छे से तैयार करेंगे। हर एक एक्सपीरियंट के द्वारा बहुत बार पूछा गया डैम और कैनाल का एस्टिमेशन में क्या क्या करना है। तो हर बार हमने कहा था कि सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इसका वॉल्यूम निकालने आना चाहिए, और उसके 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसका हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम ही हमको कैलकुलेट करना था। तो वॉल्यूम हमारा 3600 हो जाएगा। उसके बाद फिर ग्रेविटी डैम इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी डैम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर किलो पास्कल से हमको न्यूटन में जाना था। तो किलो पास्कल से हमको न्यूटन में 1 पास्कल का 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलो की जगह पे वहाँ पे 10 की पावर 3 ऐड कर देंगे। फिर अगला टेस्ट है, सर्वे का क्वेश्चन है, गुप्ता एंड गुप्ता से डायरेक्टली पूछा गया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म फॉर मेकिंग द लाइन ऑफ साइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ड्यूरिंग द परमानेंट एडजस्टमेंट लेवल। इस पैर टेस्ट इसके लिए किया जाता है। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्पज़ ऑफ द वैल्यूएशन करने का मतलब जो स्टार्टिंग का पर्पज़ होता है अप्रोक्सीमेट उसका कॉस्ट एनालिसिस करना होता है। उसके बाद फिर है जुरिडिक्शन ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। जहाँ पे सुपरिटेंडिंग बैठता है उसको सर्कल बोला जाता है, हिंदी में मंडल बोलते हैं। जो बेसिन होता है वहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठते हैं, डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव बैठते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग। 45 डिग्री मेज़र करने के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट आंसर तो नहीं मिल पाया है, तो इसको देख लेंगे। जिनका भी आंसर आया है, जो भी आया है, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं अपना मार्क्स शेयर करेंगे, टेक्निकल के मार्क्स, टेक्निकल के सभी लोग अपने मार्क्स शेयर करेंगे। और एक अच्छे स्टूडेंट जो हैं तो उनका अगर एबव एवरेज है, कोई भी स्टूडेंट अगर एबव एवरेज है तो उसका 75 प्लस स्कोर है, तो ये 75 प्लस स्कोर है, तो 75 प्लस स्कोर को एक ठीक ठाक स्कोर माना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में 75 को एक अच्छा स्कोर, ठीक ठाक स्कोर माना जा सकता है। अभी एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकते। आप लोग सभी अपना कमेंट बॉक्स में मार्क्स को कमेंट करेंगे, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, और उसके हिसाब से अभी थोड़ी देर में हम लाइव आएंगे तो वहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। द सेंट्रल कोर ऑफ द जोन एम्बैंकमेंट टाइप ऑफ अर्दन डैम। तो सीपेज को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद फिर अगला है करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। तो करेक्ट सीक्वेंस सभी लगभग मैक्सिमम लोगों ने इसको सही बनाया होगा। एक बार में एक H निकलता है, दूसरी बार में दूसरा H निकलता है, फिर तीसरी बार में तीसरा H निकलता है। तो ये उसका ट्रीटमेंट करने का तरीका है, तो इसके लिए सही क्रम बताना था।
फिर अगला है, इसका सीक्वेंस बताना था, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस बताना था। तो इसका सीक्वेंस का जो सीक्वेंस है वो ए के अनुसार है, ए सी ई डी और जी फिर बी। फिर अगला क्वेश्चन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का था। दो जगह का ये एम्बैंकमेंट दिया हुआ है, एक जगह साइड में और एक जगह इसके अदर डिस्टेंस पे। इसके यहाँ पे इसका डेप्थ दिया हुआ है, इसका डेप्थ दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल स्लोप सेम दिया हुआ है। तो एक जगह के लिए 3 मीटर डेप्थ के लिए वहाँ पे एरिया हम निकाले थे, तो वहाँ पे कुछ एरिया आ रहा था और एक जगह यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 24 आ रहा था और एक यहाँ पे कुछ आ रहा था 70। तो इसके लिए एवरेज एरिया निकाल करके यहाँ पे ट्रेपेजोइडल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इतना मीटर क्यूब हमारा आ रहा था, 4700 मीटर क्यूब। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है द ग्रेजुअली रिडक्शन इन वैल्यू। वैल्यू का ग्रेजुअली जो रिडक्शन होता है उसको डिप्रेसिएशन बोला जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। डबल मास कर्व को क्यों यूज़ किया जाता है? तो कंसिस्टेंसी यूज़ करने के लिए किया जाता है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट 4। सबसे कम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन किसके लिए होगा? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कोहिजन होगा, तो वो है क्ले। अगला है ये भी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एंच्यूरीमीटर है। यहाँ पूछा गया था कि डिफरेंट थिकनेस और डिफरेंट लेवल का फाउंडेशन है, तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो पार्शियली सेंट्रल लाइन एंड पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड। फिर टोटल एल्किलिनिटी और टोटल हार्डनेस दिया हुआ है, टोटल एल्किलिनिटी और टोटल हार्डनेस दिया हुआ है। एल्किलिनिटी और हार्डनेस, तो यहाँ से हमको बताना था कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या है। तो टोटल एल्किलिनिटी के बराबर हमारा कार्बोनेट हार्डनेस होता है। उसके अलावा फिर जो एल्किलिनिटी के बाद हटाने के बाद जो बचता है वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाता है, तो 200 और 150। 86 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर सेटिंग आउट सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व EAC का शायद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसका जो आंसर होता है 2 थियोडोलाइट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल फॉर ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो के लिए पूछा गया द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और फिर लिक्विड सरफेस, दोनों में से इक्वल कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आएगा, जिसकी वजह से उसका कुछ ऊपर चला जाएगा वो। फिर अगला है इन अन RCC सेक्शन स्टील इज नॉट स्ट्रेस्ड। यहाँ पे स्टील पहले स्ट्रेस नहीं है, कंक्रीट अपने अल्टीमेट तक पहुँच जा रहा है, मतलब स्टील फेल नहीं हो रहा है, तो ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन टेक्निक इज प्रीफर्ड वेयर एन एरिया हैज इरेगुलर टोपोग्राफी विद एक्सेसिव स्लोप। तो इस तरह के जगह पे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते हैं। ये स्लोप अच्छे से नहीं होने की वजह से ड्रिप इरिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि स्लोप इरेगुलर है तो वहाँ पे पानी पहुँचाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए स्प्रिंकलर थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट होता है इन दोनों के रिस्पेक्ट में। बैक्टीरिया कॉन्क्रीट इज नोन एज हैज़ ऑटोक्रैक हीलिंग कैपेसिटी। 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू होता है इवापोरेशन, रनअप और इन्फिल्ट्रेशन, सभी मिला के उतना पानी गिरा हुआ है। अगला है विच ऑफ द फाउंडेशन इज नॉट फिट फॉर कॉन्क्रीट, ग्रेविटी डैम और रॉक। तो इन सभी में से ग्रेविटी डैम बनाने के लिए सबसे कम जो यूज़ होगा वो हो जाएगा क्ले फाउंडेशन। क्ले फाउंडेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगला है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रेंज पूछा है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का रेंज होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन अगर पूरा सेचुरेटेड है तो 100% के बराबर भी होता है, और पूरा ड्राई है तो 0 के बराबर भी होता है। तो यहाँ पे बराबर भी होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन, तो सबसे सुइटेबल ऑप्शन डी है। बग कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, सबसे स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ देता है वो C3S होता है। राइस क्रॉप इरीगेटेड फील्ड कन्वर्जन एरिया दिया हुआ है, ड्यूटी दिया है, सब कुछ दिया है, वॉल्यूम निकालना है और एरिया दिया हुआ है। तो एरिया दिया है, वॉल्यूम निकालना है हमको, तो यहाँ से हमको डेप्थ मिल जाएगा और डेप्थ निकल जाएगा। 1.2 के आसपास आ रहा था, फिर उसको हम लोग 1.2 मीटर के अप्रोक्सीमेट आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एक्यूरेट आता है। फिर ये 96 से ये भी कॉमन से क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है।
ब्लू बेबी सिंड्रोम भी जिसको बोला जाता है, ये नाइट्रेट की वजह से होता है। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन, ये इधर शिफ्ट हो गया है, इधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से 5 डिग्री कम वैल्यू बताएगा। फिर इसका जो एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा वो 129 डिग्री 30 मिनट। एज पर द IS कोड के हिसाब से पूछा है 20% वाटर एब्जॉर्प्शन। 99 द कैचमेंट एरिया ऑफ 60 हेक्टेयर हैज़ रन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दिया हुआ है। तो हमको डायरेक्टली निकालना है, KIA करके डिस्चार्ज निकालना था। सॉल्व करके निकालेंगे तो मीटर के ऊपर सेकंड आ रहा था, यूनिट कन्वर्जन हो रहा था यहाँ पे। तो यूनिट कन्वर्जन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन था दो के लिए। रिज कैनाल इज़ ऑल्सो नोन एज वाटरशेड कैनाल, इसको स्पेशली पढ़ाया गया है निर्मल सर के द्वारा। ये सीक्वेंस पूछा गया है कौन कौन सा इंजीनियर कहाँ कहाँ पे होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बी है, चीफ इंजीनियर होता है, फिर उसके नीचे सुपरिटेंडिंग, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर असिस्टेंट, फिर इसके नीचे होता है जूनियर इंजीनियर और इसके ऊपर होता है इंजीनियर इन चीफ। बी ऑप्शन सही है इसके लिए। यहाँ पे क्लोरीन का अमाउंट पूछा गया था, क्लोरीन का अमाउंट 500 लीटर के लिए। 500 लीटर के लिए टोटल क्लोरीन आ रहा था हमारा 1 मिलीग्राम और 30% हमारे पास अवेलेबल, ब्लीचिंग पाउडर में 30% क्लोरीन अवेलेबल है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.33 ग्राम का 30% जो होता है 1 ग्राम हमारा क्लोरीन आ जाता है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लास्टिक अंडर एंड क्ले डिपेंड अपॉन, तो क्ले पूछा गया है तो क्ले का शेयर स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ पॉइजन पे डिपेंड करेगा। 104 इसके सारे ऑप्शन सही थे। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्ले ड्यू टू एब्जॉर्ब वाटर। जियोडीमीटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस इज बेस्ड ऑन, ये EAC का सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे 107, यहाँ से भी एक सवाल आना लगभग तय था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमारा जो ड्रेनेज है वो नीचे है, तो उसके लिए सुपर पैसेज। 108 नंबर, इफ़ द डेप्थ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ड्यूटी एंड डेल्टा का 2-3 सवाल देखने को मिल गया, मतलब बहुत एक्सपांड नहीं किया गया था, संकुचित टाइप से था। मतलब किसी के कुछ टॉपिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है, कुछ टॉपिक्स वीक है, किसी का वीक टॉपिक पकड़ा गया है तो फिर दिक्कत वाला बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 1000 हेक्टेयर पर क्यू। रेनॉल्ड्स नंबर पूछा गया है, रेनॉल्ड्स नंबर विस्कस फोर्स और इनर्शिया फोर्स का रेशियो। स्लम टेस्ट बहुत कॉमन सवाल, इसका पूछा गया था क्या क्या होता है। ए, ड्यूरिंग थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय टेकिंग द मीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। तो इसके लिए एरर ड्यू टू लाइन इन कॉलमनेशन नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सी नंबर। रेनफॉल हाइटोग्राफ रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है। हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इंजीनियर इन चीफ होता है। यहाँ पे अगर एक और ऑप्शन हो सकता था सेक्रेटरी, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से पूछा गया है तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये बैठता है इंजीनियर इन चीफ। 114 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रिजर्वायर का पूरा उसका कैपेसिटी दिया हुआ था और 20% दिया हुआ था डेड स्टोरेज, तो उसका 6 मिलियन मीटर क्यूब आ जाता है और 1 मिलियन मीटर क्यूब पर ईयर सील्डिंग हो रहा है। तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते तो 60 ईयर में वो डेड स्टोरेज को पूरा ले रहा था। कैनाल ड्रॉप बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी डिसिपेटर के लिए कि बहुत यहाँ पे एक्सेसिव स्लोप दे देंगे तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहेगा और वहाँ पे स्कोरिंग वगैरह हो सकता है, इसलिए एनर्जी डिसिपेशन के लिए हमको दिया जाता है। द RCC बीम लाइकली फेल इन बॉन्ड देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज। तो वहाँ पे पतला बार अधिक नंबर में यूज़ करके हम लोग उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शेल नॉट एग्जिट
सिंपली सपोर्टेड बीम था, यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था 15 किलो न्यूटन, यहाँ पे 15 किलो न्यूटन, यहाँ से 1.5 पे और यहाँ पे 1. सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड सिमेट्रिकल दिख रहा था। और इधर से पूछा था लेफ्ट साइड का रिएक्शन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन आरसीसी वर्क, तो इसको 0.6 से 1% लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन द यूनिट रेट एनालिसिस, तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो स्किल लेबर का रेट जो है वो उसमें डिसाइडेड नहीं होता है। बाकी इसको देख करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग, बी या फिर डी में से इसका आंसर होना चाहिए। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सही बात है। एटमॉस्फेयर पासेज ऑफ टाइम, ये भी सही बात है, लेकिन लोड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे दिया हुआ है 2 जगह पे, एक जगह पे आंसर दिया हुआ अप्लाइड लोड पे डिपेंड करता है और एक जगह पे आंसर दिया है अप्लाइड लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको देख लेंगे जो भी है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर आउटर प्लास्टर ऑफ द ब्रिक्स, उसके लिए जो रेशियो हो जाएगा 1:5। स्टेडी फ्लो जहाँ पे dV/dt कांस्टेंट होना चाहिए। इवापोरेशन निकालना था, यहाँ पे इवापोरेशन लॉस निकालना था, बहुत आसान था, उनको मल्टीप्लाई कर देना था, 28 आ रहा था। कुचलिंग फार्मूला, यहाँ पे 4 फार्मूले दिए हुए थे, यहाँ से भी एक सवाल लगभग आने तय था। द पीजोमेट्रिक हेड पूछा गया है, पीजोमेट्रिक हेड द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द स्पेसिमेन फॉर मॉडुलस ऑफ रेप्चर 15, 15 और 70 सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है। और इंटरसेप्टिंग क्लोजेट यूज़ किया जाता है कि यहाँ से हमारे घर में फॉल गैस वगैरह यूज़ अंदर ना जाए, उसके लिए इंटरसेप्टिंग। एसएससी जेई का सवाल है शायद तक, ये एसएससी से जेई का प्रीवियस ईयर सवाल है। रैपिडली ग्रोथ सिटी के लिए पूछा गया है कौन सा यूज़ करते हैं, तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड बाकी के हिसाब से बेस्ट होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दिया हुआ था और फिर रन अप दिया था, यहाँ पे 5 इंडेक्स निकालना था, ये भी ईएससी का प्रीवियस ईयर सवाल है। 8 mm/h। स्लाइडिंग से रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल को क्या दिया जाता है, तो स्लाइडिंग से रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल पे यहाँ पे एक की दिया जाता है जिसको शियर की बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेन कैनाल टू द ब्रांच कैनाल, कैनाल रेगुलेशन। कैलकुलेट द इनफिल्ट्रेशन लॉस, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल दिया हुआ है और ड्यूरेशन दिया हुआ है, लॉसेस दिया हुआ है और रन ऑफ दिया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना था इसको, यहाँ से टोटल रन ऑफ निकल जाता और इवेपोरेशन को माइनस कर देना था, ये टोटल प्रेसिपिटेशन निकल जाता, वहाँ से इसको माइनस कर दे, ये इवेपोरेशन को माइनस करना था और ये रन ऑफ को माइनस करना था, फिर हमारा कितना इनफिल्ट्रेशन होगा वो निकल जाता। तो mm में निकालना था, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का अच्छा खेल था, mm सेंटीमीटर में। व्हाट डज द घंट चार्ट इंडिकेट, तो कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल और एक्चुअल, ये डिफरेंट कलर में है, यहाँ से सवाल पूछा गया था CSEB जेई में भी। फिर इफ़ अन इरीगेटेड फील्ड द नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट 15 सेंटीमीटर हमको चाहिए, 2 जगह का यहाँ पे दिया हुआ है एफिशिएंसी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना था नीचे में 0.8 और 0.6 को, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो एक्चुअल निकलता वो 31.25। ये सवाल ACS में भी आया था। द एप्लीकेशन ऑफ अ सिंगल कोट ऑफ लो विस्कोसिटी बिटुमिनस मटेरियल टू, मतलब जब भी हम बिटुमिनस रोड बनाते हैं, जब भी हम बिटुमिनस का रोड बनाते हैं तो उसमें जो पोर्स होते हैं उसको भरने के लिए जो कोट दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राइम कोट। इसको SPT से याद रखेंगे सभी लोग। सबसे ऊपर सील कोट, फिर प्राइम कोट, फिर STP,
सील कोट, टैग कोट, फिर प्राइम कोट। विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर साउंडनेस ऑफ द ब्रिक? एफ्लोरेंस, ये तो एक प्रकार का वो होता है, डिफेक्ट होता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, ये क्रशिंग स्ट्रेंथ को यूज़ करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर सही था। अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कॉन्क्रीट, 7:3 में 66% हमको स्ट्रेंथ मिल जाता है। इनमें से कौन सा रिकॉर्डिंग रेन गेज नहीं था? साइमंस रेन गेज। द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के, तो यहाँ पे बोला गया था कि उसके लिए होता है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए होता है, और टोटल स्ट्रेस के लिए नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर होता है, तो के को यूज़ नहीं करते हैं पोर वाटर प्रेशर के लिए। द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेगुलर बीम, तो डिफ्लेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर बीम, डिफ्लेक्शन को हम लोग उसका डेप्थ को इंक्रीज करके कम कर सकते हैं। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कैलकुलेट यूजिंग कंजम्पटिव यूज और इफेक्टिव रेनफॉल। क्रिटिकल पाथ मेथड निकालना था यहाँ से, इस मेथड से जाते तो 2, 3, 6 और 2, यहाँ से 13 आ रहा था, तो जो हमारा क्रिटिकल पाथ था 13। एक्सेप्ट सीवर आर प्रीफर्ड फॉर सर्कुलर सीवर इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम बिकॉज, इसको दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है हमको कम पानी में भी ठीक ठाक वेलोसिटी मिल जाता है। द ब्लैंकेट इन अर्दन डैम इज़ प्रोवाइडेड, अप स्ट्रीम साइड में दिया जाता है, ग्राउंड लेवल में। अगला है वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, ये सैंड और ग्रेवल दोनों के लिए होता है 1 से 3 के बीच में। 148 है, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको लगाना था। यहाँ पे डिस्चार्ज दिया हुआ था और यहाँ पे डिस्चार्ज, यहाँ का एरिया, यहाँ का वेलोसिटी दिया था और डायमीटर दिया था, तो वहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते थे, तो यहाँ से डिस्चार्ज निकाल सकते थे। यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा था और इस डिस्चार्ज से माइनस करके यहाँ का डिस्चार्ज हमको निकालना था। एक 149 द टाइप ऑफ द लेयर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट द फुलफिल द क्राइटेरिया, तो सबसे नीचे का लेयर होता है सब बेस लेयर, जो ड्रेनेज और स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। फिर 150 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्क्रीट मिक्स मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो साइज़ बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है वॉइड्स का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कम हो जाता है, या फिर जो स्पेसिफिक सरफेस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको छोटा छोटा जो होता है फाइन एग्रीगेट उसको कम करना होता है, तो ये कम हो जाता है। तो अभी हम ये पूरे 150 का है, इसको 90% तक सही मानिए, और थोड़ी देर में अभी लाइव आएंगे 7:30 बजे आज के डेट के हिसाब से, जो आज मैच कर रहे हैं। थैंक यू।